नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम चर्चा करेंगे ओशो, जिन्हें हम भगवान रजनीश के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिनका जीवन और जिनका फलसफा दोनों ही जबरदस्त प्रभावशाली भी रहे और उतने ही विवादास्पद भी। हाँ, विवादास्पद तो शायद कम शब्द है। सही कहा। तो आज की हमारी ये गहरी बातचीत उन्हीं पर है, उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं, उनसे जुड़े जो कंट्रोवर्सीज हैं और उनकी विरासत पर। और ये सब हम उन स्रोतों के आधार पर कर रहे हैं जो हमें मिले हैं। हाँ, मतलब ओशो वाकई एक पहेली की तरह है, जिन्हें समझने की कोशिश करना ही अपने आप में काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। सोचिए, उनके विचारों ने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचा, लेकिन साथ ही साथ तीखी आलोचना और बड़े बड़े विवाद भी खड़े कर दिए। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को, इसके सारे उतार चढ़ावों को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। जरूर। शुरुआत उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों से करते हैं। उनका जन्म का नाम था चंद्रमोहन जैन, 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हाँ, एक जैन परिवार में पैदा हुए और 11 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। और दिलचस्प बात यह है ना कि शुरुआती 7 साल उनका पालन पोषण उनके नाना नानी ने किया। हाँ, ये बात बहुत अहम है। कहते हैं वहां उन्हें पूरी आजादी मिली, हर चीज पर सवाल उठाने की, बिना किसी रोक टोक के। शायद यही आजादी उनके बाद के विद्रोही, हर चीज को चुनौती देने वाले स्वभाव की नींव बनी। बिल्कुल। उनके नाना का उन पर बहुत गहरा असर था। उन्होंने उनकी जिज्ञासा को कभी दबाया नहीं, बल्कि बढ़ावा दिया और किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता या बंधनों से दूर रखा। हाँ, और ये आजादी, ये सवाल पूछने की आदत बचपन से ही दिखने लगी थी। वो पारंपरिक धार्मिक रिवाजों और सामाजिक मान्यताओं पर सवाल उठाते थे। और उनके जीवन में मौत का अनुभव भी काफी कम उम्र में और गहरा रहा। 7 साल की उम्र में उनके प्यारे नाना गुजर गए। और फिर कॉलेज के दिनों में उनकी प्रेमिका शशि की मौत हो गई। हाँ, माना जाता है कि इन अनुभवों ने जीवन की नश्वरता, मतलब लाइफ इज फ्लीटिंग वाली सोच और वर्तमान पल में जीने के उनके दर्शन को बहुत प्रभावित किया। फिर पढ़ाई की बात करें तो जबलपुर की डीएन जैन कॉलेज से उन्होंने फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। और कॉलेज में भी वो एक तेज तर्रार, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम को चुनौती देने वाले छात्र के तौर पर जाने जाते थे। प्रोफेसरों से बहस करना, उन्हें चैलेंज करना, ये सब चलता रहता था। बहस करने में तो कहते कमाल के थे। हाँ, किसी भी मुद्दे पर पूरे यकीन के साथ पक्ष या विपक्ष में बोल सकते थे। फिर 1957 में सागर यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में एमए किया। उनकी थीसिस का टॉपिक भी देखिए कितना दिलचस्प था, रहस्यवादियों का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ द मिस्टिक्स। बिल्कुल। इसी दौरान उन पर पश्चिमी दार्शनिकों जैसे नीत्शे, सार्त्र, विटगेनस्टाइन और साथ ही पूर्वी रहस्यवादियों, संतों का भी गहरा असर पड़ा। ये जो पूरब और पश्चिम के विचारों का मेल है, यही आगे चलकर उनकी शिक्षाओं की एक बड़ी पहचान बना। एकदम सही। और फिर वो तारीख आती है 21 मार्च 1953, सिर्फ 21 साल की उम्र में। जबलपुर के भंवरताल गार्डन में एक मौलश्री के पेड़ के नीचे बैठे हुए हाँ, उन्होंने दावा किया कि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान, एनलाइटनमेंट मिल गया है। उन्होंने इसे ऐसे बताया जैसे उनका मैं, उनका अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया और वो ब्रह्मांडीय चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ एक हो गए। हालांकि उन्होंने इसके कई साल बाद तक सार्वजनिक रूप से सिखाना शुरू नहीं किया, पर यह अनुभव उनके आध्यात्मिक गुरु बनने के दावे का आधार बना। बिल्कुल। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ वक्त रायपुर संस्कृत कॉलेज में और फिर जबलपुर यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के लेक्चरर के तौर पर काम भी किया। लेकिन उनके पढ़ाने के तरीके, उनके विचार इतने अपरंपरागत थे, इतने विवादास्पद बयान वो देते थे कि जो पारंपरिक अकादमिक माहौल था, वहां अक्सर टकराव की स्थिति बन जाती थी। हाँ, बताते हैं कि कुलपति ने तो उन्हें ट्रांसफर लेने को कह दिया था, क्योंकि वो उन्हें छात्रों की नैतिकता, चरित्र और धर्म के लिए खतरा मानते थे। अच्छा, तो फिर 1966 में उन्होंने अकादमिक दुनिया छोड़ी और आचार्य रजनीश के नाम से एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया। हाँ, पूरे भारत में घूम घूम कर लेक्चर दिए। उनके भाषण उत्तेजक होते थे, सोचने पर मजबूर करने वाले, और बड़ी संख्या में लोग, खासकर पढ़े लिखे लोग, उनसे जुड़ने लगे। आचार्य का मतलब तो शिक्षक या प्रोफेसर होता है, और रजनीश उनका बचपन का नाम था। सही। शुरुआत में उनकी बातचीत का फोकस ज्यादातर पुराने आध्यात्मिक ग्रंथों की अपने तरीके से व्याख्या करने और जो रूढ़िवादी धार्मिक तौर तरीके थे उनको चुनौती देने पर रहता था। इसी दौर में उनका जो मूल फलसफा है उसका ढांचा तैयार हुआ। आंख मूंद कर विश्वास करने के बजाय
खुद अपनी आध्यात्मिक खोज करो त्याग के बाजार जीवन और कामुकता का उत्सव बनाओ और ध्यान को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाओ। हाँ, और संगठित धर्मों की वो कड़ी आलोचना करते थे। उन्हें दमन और कंडीशनिंग का जरिया मानते थे। और उनकी शोहरत तेजी से फैली। 1970s आते आते उनके फॉलोअर्स में पढ़े लिखे मिडिल क्लास भारतीय तो थे ही, पश्चिमी देशों से भी लोग आने लगे थे। फिर 1971 में उन्होंने भगवान श्री रजनीश नाम अपना लिया। भगवान का मतलब यहाँ धन्य व्यक्ति, द ब्लेस्ड वन, या ईश्वर जैसा कुछ। हाँ, बाद में उन्होंने खुद बताया कि ये नाम उन्होंने जानबूझकर चुना था, एक तरह से अनुयायियों को फिल्टर करने के लिए। मतलब जो सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने आते थे वो भगवान शब्द सुनकर शायद दूर हो जाएं, और सिर्फ वही लोग आएं जो सच में उनके साथ होने, बीइंग के अनुभव में उतरना चाहते हैं। हाँ, ज्ञान से आगे जाना चाहते हैं। बिल्कुल। 1970 में वो मुंबई चले गए और यहीं पर उन्होंने पहली बार अपनी मशहूर डायनामिक मेडिटेशन विधि लोगों के सामने रखी। और यहीं उनकी पहली शिष्या माँ योग लक्ष्मी ठक्करसी कुरुवा उनकी सेक्रेटरी बनी। हाँ, माँ लक्ष्मी एक धनी जैन परिवार से थी। उनके पिता रजनीश के शुरुआती अनुयायियों में से थे। उनके काफी राजनीतिक संपर्क भी थे। अच्छा। गांधी, नेहरू, मोरारजी देसाई जैसे नेताओं से करीबी रिश्ते थे। माँ लक्ष्मी ने ही रजनीश के काम को स्थिर करने के लिए शुरुआती फंड जुटाने में बड़ी भूमिका निभाई। और फिर आया 1974, जब पुणे के कोरेगांव पार्क में पहला आश्रम बना। ये उनके टीचिंग करियर का सबसे अहम दौर माना जाता है। हाँ, ये आश्रम दुनिया भर से हजारों लोगों को खींचने लगा, खासकर यूरोप और अमेरिका से। और ये आश्रम मशहूर हुआ अपने बिल्कुल अनोखे अंदाज के लिए। यहाँ पारंपरिक ध्यान की विधियों को पश्चिमी साइकोथेरेपी की तकनीकों के साथ मिलाया जाता था, जैसे इनकाउंटर ग्रुप्स, प्राइमल थेरेपी वगैरह। रजनीश का मानना था कि आज के ज़माने के साधक जो मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, उन्हें असली आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग से आज़ाद होने की ज़रूरत है। और इसी वजह से पश्चिम से बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट और बुद्धिजीवी भी आश्रम की तरफ खींचे चले आए। बिल्कुल। रोज हजारों लोगों के सामने उनके प्रवचन होते थे, जो बाद में 600 से भी ज्यादा किताबों की शक्ल में छापे गए। 600 से ज्यादा? ये तो कमाल है। हाँ, शायद इतिहास के सबसे ज्यादा प्रोलिफिक आध्यात्मिक गुरुओं में से एक। आश्रम की अपनी एक अलग ही संस्कृति बन गई थी। अनुयायी नारंगी या लाल रंग के कपड़े पहनते थे, इसीलिए उन्हें ऑरेंज पीपल भी कहा जाने लगा। गले में रजनीश की तस्वीर वाली माला पहनते थे और रजनीश उन्हें नए संस्कृत नाम देते थे। और हाँ, यहाँ मुक्त प्रेम, फ्री लव का अभ्यास भी होता था, यानी यौन संबंधों को लेकर खुली सोच थी। जिसने भारत के रूढ़िवादी समाज में जबरदस्त विवाद खड़ा किया। हाँ, वो तो होना ही था। आश्रम का माहौल कैसा था, इस पर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ उसे बेहद रोमांचक, ऊर्जा से भरा बताते हैं, तो कुछ ने उसे पागलखाना कार्निवल जैसा कहा। दिनचर्या तय थी, सुबह 6 बजे डायनामिक मेडिटेशन, फिर 8 बजे रजनीश का करीब 60-90 मिनट का लेक्चर। दिन भर अलग अलग ध्यान और थेरेपी सेशंस चलते रहते थे, और शाम को होता था दर्शन, जहां वो व्यक्तिगत रूप से मिलते थे। अच्छा, पर्सनली मिलते थे? हाँ, और दीक्षा देते थे, यानी संन्यास देते थे। थेरेपी ग्रुप्स थे जैसे इनकाउंटर ग्रुप्स, वो काफी एक्सपेरिमेंटल थे। हाँ, उनमें शारीरिक आक्रामकता और प्रतिभागियों के बीच यौन संबंधों की भी इजाजत थी। प्रेस में खबरें छपने लगी कि इन सेशंस में लोगों को चोटें आ रही हैं। जैसे एसएलन इंस्टीट्यूट के को-फाउंडर रिचर्ड प्राइस ने इन ग्रुप्स की आलोचना की थी। हाँ, उन्होंने कहा कि ये लोगों को सच में हिंसक होने के लिए उकसाते थे, न कि सिर्फ हिंसक होने का नाटक करने के लिए। हालांकि जनवरी 1979 में थेरेपी ग्रुप्स में हिंसा पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा आश्रम में नशीली दवाओं के इस्तेमाल के आरोप लगे। और कुछ पश्चिमी सन्यासियों पर यह भी आरोप लगे कि वो भारत में अपने लंबे समय तक रुकने का खर्चा निकालने के लिए वेश्यावृत्ति और ड्रग्स की तस्करी जैसे कामों में शामिल थे। कुछ लोगों ने बाद में ये भी कहा कि रजनीश सीधे तौर पर इन चीजों में शामिल नहीं थे, लेकिन शाम के दर्शन में इस तरह की योजनाओं पर चर्चा होती थी और वो एक तरह से मतलब मौन स्वीकृति दे देते थे। में जगह कम पड़ने लगी थी। उधर मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार के साथ भी तनाव बढ़ने लगा। आश्रम को जमीन इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिल रही थी। विदेशी विजिटर्स को वीजा मिलने में दिक्कतें आने लगी और सरकार ने आश्रम पर करीब $5 मिलियन का पिछला टैक्स बकाया होने का दावा भी ठोक दिया। और हद तो तब हो गई जब मई 1980 में विलास तुप्पे नाम के एक हिंदू कट्टरपंथी ने उनके एक प्रवचन के दौरान उन पर जानलेवा हमला कर दिया। ओह, ये तो सीरियस था। हाँ बिल्कुल।
इन सब बढ़ते तनावों के बीच 10 अप्रैल 1981 को करीब 15 साल तक लगभग रोज प्रवचन देने के बाद रजनीश ने अचानक 3.5 साल का सार्वजनिक मौन धारण कर लिया। एकदम अचानक। हाँ, अब प्रवचनों की जगह सत्संग होने लगे जिसमें संगीत होता था और ग्रंथों का पाठ होता था। और बाकी समय मौन बैठना होता था। और इसी दौरान माँ आनंद शीला सिल्वरमैन ने माँ योग लक्ष्मी की जगह उनकी सेक्रेटरी का पद संभाल लिया। अच्छा, ये एक बड़ा बदलाव था। हाँ, बहुत बड़ा। अच्छा, तो अब जरा उनकी मुख्य शिक्षाओं, उनकी कोर फिलॉसफी पे थोड़ी बात कर लेते हैं। उनकी बातों का केंद्र बिंदु था प्रामाणिक व्यक्ति, ऑथेंटिक इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट। हाँ, मतलब एक ऐसा इंसान जो समाज की कंडीशनिंग, धार्मिक बंधनों और दूसरों की दी हुई सोच से परे जाकर अपने असली स्वरूप को खोजता है और जीता है। उनका मानना था कि समाज, परिवार, संगठित धर्म, ये सब मिलके इंसान की असलियत को, उसकी प्रामाणिकता को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल, और इसमें संगठित धर्म को तो वो आध्यात्मिक विकास में सबसे बड़ी रुकावट मानते थे। उनका कहना था कि ये धर्म अपराध बोध, डर और अंधे विश्वास के जरिए इंसान को गुलाम बनाते हैं। उन्होंने धर्म यानी संस्था और धार्मिकता यानी गुण, रिलीजियसनेस के बीच फर्क किया। हाँ, सच्ची आध्यात्मिकता उनके लिए किसी नियम, कानून या कर्मकांड को मानना नहीं, बल्कि अपने अंदर के सच का सीधा अनुभव करना था। ध्यान पर उनका जोर बहुत था, लेकिन पारंपरिक चुपचाप बैठने वाले ध्यान से अलग उन्होंने सक्रिय ध्यान तकनीकें, एक्टिव मेडिटेशंस बनाई। जैसे डायनामिक मेडिटेशन, ये खास तौर पर आज के जमाने के बेचैन मन के लिए डिजाइन की गई थी। इसमें होता क्या था? पहले तेज, गहरी और बेतरतीब सांसें लेना, फिर पूरी तरह से भावनाओं को बाहर निकालना। हाँ, कैथारसिस, चीखना, चिल्लाना, कूदना, रोना, हंसना, फिर शारीरिक गतिविधि और आखिर में एकदम शांत मौन हो जाना। उनका मानना था कि आजकल के तनाव भरे जीवन में मन इतना उत्तेजित रहता है कि उसे शांत होने से पहले इस तरह की सक्रियता से गुजरना जरूरी है। बिल्कुल, और उनकी सबसे ज्यादा विवादास्पद शिक्षाएं थीं कामुकता यानी सेक्सुअलिटी को लेकर। हाँ, ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल था। ज्यादातर धार्मिक परंपराएं जहां यौन ऊर्जा को दबाने या उससे बचने की बात करती हैं, वहीं ओशो ने इसे आध्यात्मिक रूपांतरण के लिए एक कच्चा माल, एक रॉ एनर्जी माना। उन्होंने कहा कि इसे दबाओ मत, बल्कि इसे समझो, स्वीकार करो और फिर इसे उच्च चेतना में ट्रांसफॉर्म करो। ये सोच काफी हद तक तंत्र से प्रभावित थी, जैसे वो अस्वीकृति के बजाय स्वीकृति के जरिए रूपांतरण का मार्ग बताते थे। गुरु शिष्य के रिश्ते को वो अहम मानते थे, लेकिन अंधभक्ति या निर्भरता के सख्त खिलाफ थे। हाँ, वो खुद को दूसरों के जागरण के लिए एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट की तरह देखते थे, ना कि कोई ऐसा जिसकी पूजा की जाए। उनके हिसाब से गुरु का काम था शिष्य के अहंकार को, उसके बने बनाए विश्वासों को चुनौती देना, उसे उसकी कंडीशनिंग का सामना करवाना। और एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, जोरबा द बुद्धा। हाँ, जोरबा द बुद्धा। जोरबा जो जीवन के हर पल को जीता है और बुद्धा जो आध्यात्मिक शिखर पर है। बिल्कुल, तो जोरबा द बुद्धा का मतलब था इन दोनों का मेल, यानी दुनिया के सुखों को, जीवन के भौतिक पहलुओं को पूरी तरह से जीना और साथ ही साथ आध्यात्मिक रूप से जागरूक और विकसित होना। उन्होंने पवित्र और संसारिक, आध्यात्मिक और भौतिक के बीच के पारंपरिक बंटवारे को खारिज कर दिया। कहा कि आप दुनिया के कामों में पूरी तरह लगे रहते हुए भी अंदर से साक्षी और डिटैच्ड रह सकते हैं। से फिर 1981 में वो अमेरिका चले गए। कारण बताए गए उनकी सेहत की चिंताएं और बढ़ते हुए आंदोलन के लिए एक बड़ी जगह की जरूरत। ओरेगन राज्य में उन्होंने 64,000 एकड़ का एक विशाल रैंच खरीदा और यहीं पर बसाया गया एक महत्वाकांक्षी शहर रजनीशपुरम। कोशिश थी कि इसे ओशो की शिक्षाओं पर आधारित एक आदर्श समाज, एक यूटोपिया बनाया जाए। अपने चरम पर रजनीशपुरम में करीब 7,000 लोग रहते थे। उनका अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, सड़कें, घर, खेती, बिजली, पानी, स्कूल, शॉपिंग सेंटर, यहाँ तक कि अपना एयरपोर्ट भी। पर्यावरण के लिहाज से भी काफी नए प्रयोग किए गए और आर्थिक रूप से भी ये समुदाय काफी सफल रहा। लेकिन बहुत जल्द ही स्थानीय निवासियों और ओरेगन की सरकार के साथ झगड़े शुरू हो गए, खासकर जमीन के इस्तेमाल को लेकर। हाँ, मई 1982 में रजनीशपुरम को एक शहर के तौर पर मान्यता मिल गई। फिर पास के छोटे से शहर एंटीलोप पर रजनीशियों ने कब्जा कर लिया और उसका नाम बदलकर रजनीश रख दिया। इससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल, और इस पूरे दौर में यानी 1981 से लेकर 1984 के अंत तक ओशो सार्वजनिक मौन में थे।
समुदाय का सारा कामकाज उनकी सेक्रेटरी माँ आनंद शीला देख रही थीं, जिनका रवैया धीरे धीरे बहुत तानाशाही होता गया। हाँ, शीला को ओशो ने शुरुआत में सीमित पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, जिसे बाद में और बढ़ा दिया गया। 1983 में तो शीला ने घोषणा कर दी कि अब से ओशो सिर्फ उसी से बात करेंगे। अच्छा। और फिर घटी वो कुख्यात घटना, 1984 का बायोटेरर हमला। हाँ, ये तो बहुत ही भयानक था। स्थानीय काउंटी चुनाव में वोटरों को बीमार करके चुनाव को प्रभावित करने के इरादे से द डेल्स शहर के 10 रेस्तोरां के सलाद बार में साल्मोनेला बैक्टीरिया फैला दिया गया। 751 लोग बीमार पड़ गए। इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा बायोटेरर हमला माना जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा शीला और उनकी टीम पर अमेरिकी अटॉर्नी चार्ल्स टर्नर, ओशो के निजी डॉक्टर स्वामी देवराज, डॉक्टर अमृतो की हत्या की कोशिश करने और खुद ओशो के कमरे में सुनने वाले उपकरण वायर टैपिंग लगाने के भी आरोप लगे। हाँ, सितंबर 1985 में जब ये सब बातें खुलने लगी तो शीला और उनकी करीबी टीम रातों रात यूरोप भाग गई। इसके फौरन बाद 16 सितंबर को ओशो ने अपना 3.5 साल का मौन तोड़ा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें उन्होंने शीला और उसके साथियों को फासिस्टों का गिरोह कहा और अधिकारियों से जांच की मांग की। उन्होंने शीला पर गंभीर अपराधों के आरोप लगाए और दावा किया कि ये सब उनकी जानकारी के बिना किया गया था। अगले ही महीने अक्टूबर 1985 में ओशो को नॉर्थ कैरोलिना में गिरफ्तार कर लिया गया, जब वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन पर इमिग्रेशन फ्रॉड यानी आप्रवासन कानूनों के उल्लंघन के आरोप लगे। हाँ, उन्होंने एल्फर्ड प्ली के तहत 2 आरोपों में दोषी ठहराया जाना स्वीकार किया। नहीं किया, लेकिन माना कि सरकार के पास दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत है। बिल्कुल। आरोप थे वीजा अप्लाई करते समय गलत जानकारी देना और फर्जी शादियां करवाने की साजिश रचना। इसके बदले में उन्हें 10 साल की निलंबित सजा, 5 साल की प्रोबेशन, $400,000 का जुर्माना और अमेरिका छोड़ने का आदेश मिला। और कम से कम 5 साल तक बिना इजाजत वापस नहीं लौट सकते। ओशो ने हमेशा यही कहा कि उन्हें शीला के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। कुछ लोग मानते हैं कि शीला को बलि का बकरा बनाया गया। वहीं कुछ इस ओर भी इशारा करते हैं कि शीला ने ओशो के कमरे में जो सुनने वाले उपकरण लगाए थे, उनसे भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि ओशो सीधे तौर पर शामिल थे। ये मामला काफी पेचीदा है। हाँ, बहुत। अमेरिका से निकाले जाने के बाद ओशो के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हुआ। एक के बाद एक करीब 21 देशों ने उन्हें अपने यहाँ आने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। 21 देश? हाँ। कहा जाता है कि इसके पीछे अमेरिकी सरकार का दबाव भी था। हाँ, संभव है। वो नेपाल गए, ग्रीस के क्रेते द्वीप गए, उरुग्वे गए, जमैका गए, लेकिन कहीं भी टिक नहीं पाए। ग्रीस में तो उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। कई यूरोपीय देशों और कनाडा ने एंट्री नहीं दी। उरुग्वे ने कुछ समय के लिए रहने दिया, लेकिन फिर जाने को कह दिया। जमैका ने तो 12 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया। आखिरकार जनवरी 1987 में वो वापस पुणे आश्रम लौट आए। यहाँ उन्होंने फिर से शाम को प्रवचन देना शुरू कर दिया। आश्रम का नाम बदलकर ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट रखा गया और इसे एक मल्टीवर्सिटी के तौर पर विकसित किया गया, जहां अलग अलग तरह की थेरेपी को ध्यान तक पहुंचने के लिए एक पुल की तरह इस्तेमाल किया जाना था। उन्होंने मिस्टिक रोज जैसी नई ध्यान चिकित्सा मेडिटेटिव थेरेपीज भी तैयार की। इसी दौरान उन्होंने भगवान नाम पूरी तरह छोड़ दिया और आखिरकार ओशो नाम अपना लिया। हाँ, उन्होंने बताया कि ये नाम विलियम जेम्स के शब्द ओशियानिक एक्सपीरियंस से प्रेरित है, जिसका मतलब है सागर में विलीन हो जाना। उनकी शिक्षाएं अब और ज्यादा परिष्कृत हो गईं, जिनमें ध्यान, प्रेम, जागरूकता और एक नए मनुष्य, न्यू मैन के उभरने की जरूरत पर जोर था। लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। उन्होंने खुद दावा किया कि अमेरिकी जेल में हिरासत के दौरान उन्हें थैलियम नाम का धीमा जहर दिया गया था। हालांकि ये बात कभी चिकित्सकीय रूप से साबित नहीं हो पाई, ये उनके डॉक्टरों का अनुमान था। हाँ, उनकी सेहत गिरने के और भी संभावित कारण बताए जाते हैं, जैसे HIV, डायबिटीज या सालों का जबरदस्त तनाव। और फिर 19 जनवरी 1990 को सिर्फ 58 साल की उम्र में पुणे आश्रम में उनका निधन हो गया। आधिकारिक तौर पर मौत का कारण हार्ट फेलियर बताया गया, लेकिन उनके आश्रम से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी जेलों में दिए गए कथित जहर के कारण उनके लिए शरीर में रहना नर्क बन गया था। उनकी समाधि पर जो शब्द लिखे हैं वो भी बहुत अनोखे हैं। ओशो न कभी जन्मे न कभी मरे, सिर्फ 11 दिसंबर 1931 से
19 जनवरी 1990 के बीच इस पृथ्वी ग्रह का दौरा किया। हाँ, ये भी उनकी शख्सियत को दर्शाता है। तो अब बात आती है उनकी विरासत की, उनके प्रभाव की, जो कि वाकई बहुत जटिल है। बिल्कुल। एक तरफ उनका पूरब और पश्चिम का संश्लेषण यानी रहस्यवाद और मनोविज्ञान को मिलाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने आधुनिक साइकोथेरेपी की तकनीकों को अपने आध्यात्मिक नजरिए में शामिल किया, जिसका ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी पर भी असर पड़ा। न्यू एज आध्यात्मिकता पर तो उनका गहरा असर दिखता है, खासकर व्यक्तिगत आध्यात्मिक अधिकार, कामुकता और आध्यात्मिकता का एकीकरण। और आध्यात्मिक विकास के लिए थेरेपी तकनीकों का इस्तेमाल, ये सब विचार न्यू एज सोच में काफी फैले। उनके कई विचार, जैसे कि हर कोई अपना गुरु है, वर्तमान क्षण में जीना, जीवन का उत्सव मनाना, ये सब न्यू एज विचारधारा के केंद्र में आ गए। और पश्चिम में ध्यान को लोकप्रिय बनाने में उनकी सक्रिय ध्यान तकनीकों की बहुत बड़ी भूमिका रही। हाँ, वो तकनीकें उन लोगों के लिए थीं जो व्यस्त भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे थे। और उनकी 600 से ज्यादा किताबें हैं, जो आध्यात्मिक शिक्षाओं का एक विशाल भंडार है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। विवाद उनकी विरासत का उतना ही बड़ा हिस्सा है। जैसे उनके आंदोलन के तानाशाही पहलू, खासकर ओरेगन वाले दौर में। भौतिकवाद के आरोप, वो 93 रोल्स रॉयस कारें और महंगी घड़ियां अक्सर चर्चा में रहती हैं। यौन दुराचार के आरोप और मनोवैज्ञानिक हेरफेर और माइंड कंट्रोल के आरोप। हालांकि उनके बचाव में ये भी कहा जाता है कि जो मनोवैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल किए गए, वो असल में लोगों की पुरानी कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए चिकित्सीय हस्तक्षेप थे। हाँ, ये दोनों पक्ष हैं। उनकी मौत के बाद भी भारत और दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि कुछ हद तक बढ़ी ही है। ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन उनके काम का प्रबंधन करता है। दुनिया भर में उनके ध्यान केंद्र आज भी सक्रिय हैं। यहाँ तक कि कॉर्पोरेट जगत में भी उनके तनाव प्रबंधन सेमिनार आयोजित होते हैं और पुणे का रिजॉर्ट आज भी काफी लोकप्रिय है। विद्वानों और आलोचकों की राय भी उनके बारे में हमेशा बंटी रही है। कुछ जैसे उदय मेहता, बॉब मुलान, यू अर्बन उन्हें ज़ेन, बौद्ध धर्म और महायान की गलत व्याख्या करने वाला मानते हैं। उनका तर्क है कि ओशो की शिक्षाएं अक्सर विरोधाभासी होती थी और वो अपने श्रोताओं की अज्ञानता का फायदा उठाते थे। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज क्रिसेड्स और पीटर क्लार्क जैसे विद्वान उन्हें एक महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षक और विचारक मानते हैं। उनका कहना है कि ओशो सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि लोगों में वास्तविक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। वो ओशो की अकादमिक पृष्ठभूमि की तरफ इशारा करते हैं और तर्क देते हैं कि उनकी शिक्षाओं की जो विरोधाभासी या अपमानजनक लगने वाले पहलू थे, वो जानबूझकर लोगों को चौंकाने और उनकी बनी बनाई सोच को तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। उनके करिश्मे को तो लगभग सभी ने माना है। हाँ, एंथनी स्टोर, सुजन पामर, जेम्स गॉर्डन जैसे कई लोगों ने उनके जबरदस्त आकर्षण का जिक्र किया है। कुछ विद्वानों ने उन्हें मैक्स वेबर के करिश्माई नेता वाले मॉडल में फिट पाया। तो वहीं रोनाल्ड ओ क्लार्क जैसे कुछ मनोचिकित्सकों ने उनमें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लक्षण देखे, जैसे खुद को बहुत महान समझना, लगातार प्रशंसा की जरूरत होना और दूसरों के प्रति सहानुभूति की कमी। एक विचारक और वक्ता के तौर पर भी उन्हें बिल्कुल विपरीत तरह की उपाधियां मिली हैं। खुशवंत सिंह ने उन्हें भारत का सबसे मौलिक विचारक कहा, सबसे विद्वान, स्पष्टवादी और नए विचार देने वाला बताया। पीटर स्लोटरडिच ने उन्हें धर्मों का विटगेंस्टाइन कहा। तो दूसरी तरफ क्लाइव जेम्स जैसे आलोचक ने उनकी बातों को बैगवॉश यानी बकवास करार दिया। और फारूक धोंडी ने उन्हें बौद्धिक विश्वासघाती कहा, जो पश्चिमी लोगों को लुभाने के लिए भारतीय ग्रंथों की मनमानी व्याख्या करते थे। वाकई कितनी अलग अलग रायें हैं। बिल्कुल। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ओशो के जीवन और उनके आंदोलन में हमने देखा कि कैसे व्यक्तिगत आज़ादी और एक समुदाय के ढांचे के बीच एक लगातार तनाव बना रहा। हाँ, ये तनाव आज के समाज में हमारी अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में कैसे नजर आता है। या फिर इतने सारे विवादों के बावजूद ओशो जैसे व्यक्तित्व का जो स्थायी आकर्षण है, वो आज के दौर में आध्यात्मिकता की तलाश के बारे में हमें क्या बताता है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। ऐसी और भी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल व्यक्तित्व द एपिक टेल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।